दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अवसर व सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। तो दोस्तों परीक्षा अब कुछ ही समय शेष रह गया है, अब देर किस बात की, आइए लग जाते हैं। दोस्तों निश्चित है अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। तो आइए हम लोग आज से एक प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन हल करेंगे। तो दोस्तों 40 प्रश्नों का ये संग्रह है जिसमें सभी टॉपिक को टच करते हुए हम प्रश्न को संग्रह किए हैं। तो आइए हल करते हैं। तो दोस्तों एक निवेदन और आपसे है कि अगर अब अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो दोस्तों ये पहला जो हुआ था ये राजगिरी में हुआ था। तो निश्चित है आप लोग भी हल करते चलिए, आप लोगों को 10 सेकंड का समय देंगे। तो राजगिरी में हुआ था। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक भी बनाया है, बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको जीवन भर भूलने नहीं देगा। तो इसके लिए है स्थान के जानने के लिए, तो राजा ने शाली पटाया कुंडल वन में। तो राजा से राजगिरी अर्थात पहला बौद्ध संगीत, दूसरा राजा ने शाली अर्थात वैशाली दूसरा बौद्ध संगीत, पटाया पाटलिपुत्र अर्थात तीसरा बौद्ध संगीत, और चौथा कुंडल वन में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। तो दोस्तों निश्चित है अगर सन याद करना हो सन भी याद हो जाएगा आसानी से। पहला बौद्ध संगीत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्पश्चात तुरंत ही ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु भी हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और इसके 100 वर्ष पश्चात अर्थात ईसा पूर्व था, 100 वर्ष कम कर दीजिए 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो दोस्तों इस तरह से हमको आसानी से याद भी हो जाएगा। दोस्तों राजा कौन था, शासक कौन था उस बौद्ध संगीत में, ये भी आसानी से याद कर लेंगे हम इसी ठीक पे। राजा ने शाली बताया, राजा ने कहा आजा, तो निश्चित है आजा से अजात शत्रु है। शाली ने कहा कि काल मंडरा रहा है क्या आपका, तो काल से काला शोक हो जाएगा, काला शोक हो जाएगा, और काला शोक में ही अशोक छुपा है तो अशोक हो जाएगा। तो इन्होंने कहा काला शोक, तो उन्होंने कहा नहीं अशोक, तो तीसरा हो जाएगा अशोक हो जाएगा। और चौथा जो है शासक हो जाएगा कनिष्क जो कुषाण वंश का था। तो दोस्तों इस तरह से भी याद कर लेंगे। इसको ऐसे भी अगर देखें तो सभी के नाम में अगले शासक का नाम छुपा है। अजात शत्रु, तो शत्रु का मतलब ही होता है काल बन के शत्रु पर टूट पड़ना। तो दोस्तों अजात शत्रु, तो शत्रु से काल को जोड़ लीजिए तो काला शोक हो जाएगा दूसरा, और काला शोक में शोक अशोक बना लीजिए तो अगला अशोक हो जाएगा, अशोक में का से कनिष्क हो जाएगा। इस तरह से सभी जो है शासक और कब जो है बौद्ध संगीत और कहाँ आयोजित हुआ ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको हम दोस्तों विस्तार से भी आप कभी चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा करंट का प्रश्न है। तो दोस्तों खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे भी आप जानते ही हैं 29 अगस्त को। तो निश्चित है 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर तो मोदी ने दोस्तों कहा, प्रधानमंत्री ने खुद तंदुरुस्त रखना है व देश को भी फिट बनाना है। बॉडी फिट तो माइंड हिट का नारा दिया इन्होंने। तो निश्चित है अब आप उत्तर समझ गए होंगे क्या है, 29 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अनन्य शिक्षा टीवी चैनल कलवी थोलाई काची किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किया गया। तो दोस्तों जिस राज्य में प्रारंभ किया गया उन्हीं के मुख्यमंत्री द्वारा यह आरंभ भी किया गया। तो निश्चित है ये आपका तमिलनाडु का है। तो यह योजना आपका तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा है। तो दोस्तों ये सरदार पूर्ण सिंह समिति के संस्तुत के आधार पर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का
जोड़कर शामिल किया गया और 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। दोस्तों बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था एक मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है या मूल कर्तव्य को लिया गया है? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 जून 2019 को मनाए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों जो मनाया गया था 29 जून 2019 को, तो इसका थीम था सतत विकास लक्ष्य SDG। तो दोस्तों निश्चित है ये विकल्प आपका कौन सा सही है? ये सही है, SDG सतत विकास लक्ष्य। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों अगर देखा जाए सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो वो भी वाराणसी ही आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कौन कौन से बाघ अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो दोस्तों दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, अर्थात आपका विकल्प डी सही है। तो दोस्तों कब कौन जो है इसकी कब वो हुई बताते हैं आप लोगों को, अर्थात कब घोषित किया गया? तो दोस्तों दुधवा प्रथम जो है आपका कह सकते हैं बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है, जो 1987 में घोषित किया गया था। और दूसरा अगर देखा जाए अमनगढ़ जो बिजनौर में है, ये 2012 में, और पीलीभीत को 2 जून 2014 में घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कश्मीर काफ़ी चर्चा में भी है। 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया इसे। ये कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी वहीं पे स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो पीर पंजाल की श्रेणी स्थित है। तो निश्चित है कौन सा विकल्प आपका सही होगा? अब आप लोग बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये सालसेट होगा, आपका डी सही है, सालसेट। तो देखा जाए अगर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर आपका स्थित है। तो डी सही है आपका। अगला विकल्प देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तो नांगल बांध सतलज सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। नागार्जुन सागर ये गलत है, ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे, तो ये गलत है। तो निश्चित है सी आपका गलत है। हीराकुंड बांध महानदी पे, ये भी सही है। तो निश्चित है नागार्जुन कहाँ पे है? ये कृष्णा पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। तो ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो ये भी कई बार पूछा है। तो ये मथुरा में है दोस्तों ऑयल रिफाइनरी। अगला देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट दोस्तों गेहूं की एक बीमारी है जो कवक जनित फंगल बीमारी है। यह रोग टिलेटिया दोस्तों टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इससे दोस्तों अगर देखा जाए सबसे पहले इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। तो ये गेहूं की बीमारी है, तो डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलाज खंड दोस्तों, मलाज खंड बालाघाट में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में अगर देखा जाए पूरे संपूर्ण भारत में तांबा का सर्वाधिक अगर भंडार पूछा जाए तो राजस्थान में है। तो ये आपका तांबा का है मलाज खंड। आगे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। तो दोस्तों अगर देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल तो यह थार होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है थार का। तो जनघनत्व भी इसका 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जबकि अन्य
मरुस्थलों में देखा जाए तो काफ़ी कम आबादी है, लगभग 7 तक ही पाए जाते हैं, तो बहुत अंतर है। तो और अगर देखा जाए पूछा सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है तो सहारा होगा। और दोस्तों मरुस्थल किसे कहते हैं, क्या वो है, तो निश्चित है वर्षण जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उसे हम मरुस्थल कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि दोस्तों मछलियाँ नियततापी जीव हैं, गलत है। मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, गलत है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता, ये सही है। निश्चित है तली पर नीचे बर्फ नहीं जम पाता। कारण क्या है, झील का ऊपरी सतह 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, जबकि नीचे का जल 4 सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में बना रहता है, जिससे क्या होता है मछली व अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं। एक प्रश्न और दोस्तों, 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन अगर देखा जाए तो न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न चल ये देखते हैं दोस्तों 16 नंबर। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो दोस्तों चांदी सबसे बढ़िया चालक है, तो डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है, तना, तो तना निश्चित है आप लोग पहचान ही गए होंगे तना कौन सा है, तो गन्ना, आलू, अदरक, ये इन सब का संग्रह कहाँ होता है, तना में, तो अदरक आपका क्या हो गया, तना हो गया। तो जबकि सलजम अगर देखा जाए, गाजर, शकरकंद, ये सब जड़ की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा तत्व होगा, निश्चित है ये ऑक्सीजन होता है दोस्तों। सबसे अधिक कितना होता है दोस्तों, मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि 18% कार्बन और 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों निश्चित है शरीर में कितना पाया जाता है ऑक्सीजन, 65%, तो निश्चित है तो ज़्यादा पाया जाता है। अगर एक देखा जाए दोस्तों शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये भी 65% जल भी पाया जाता है शरीर में। तो और एक चीज़, अगर हड्डियों की संख्या पूछे तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे केराटिन कहते हैं, तो सी सही है, केराटिन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुई चुभाने पे निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो दोस्तों सुई चुभाने पे कहाँ दर्द नहीं महसूस होगा ये पूछा है, तो मस्तिष्क में दोस्तों दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है जिस कारण दर्द महसूस नहीं होता है, तो आपका विकल्प भी सही है, मस्तिष्क। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो दोस्तों नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था, ये 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था, तो निश्चित है ये आपका डी सही है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड। ये दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में हम नाबार्ड बोलते हैं, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया था अस्तित्व में, और 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 है। उसी के बीच 1982 में ये आया था अस्तित्व में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो मुंबई में है इसका मुख्यालय, और ये भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, अर्थात सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो दोस्तों निश्चित है अब कृषि का योगदान घट रहा है धीरे धीरे, तो बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों 1995 में कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में की, जिसमें गरीबी को 2 भागों में बांटा, परम गरीबी तथा समग्र गरीबी, 2 रूपों में परिभाषित किया गया था। परम गरीबी में दोस्तों मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों को रखा जाता है, तो इसका विकल्प भी सही है 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो विंध्याचल,
मिर्ज़ापुर में है, सही है। देवा शरीफ बाराबंकी, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ, ये भी सही है। और सिंगवेरपुर, ये दोस्तों फैजाबाद गलत है। ये है कहाँ पे? ये इलाहाबाद में है दोस्तों। इसकी चर्चा रामायण और महाभारत दोनों में हुई है। सिंगवेरपुर जो इलाहाबाद से 22 किलोमीटर दूर है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो दोस्तों ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, इसका मतलब सी सही है, ललितपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों दो समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है, डी सही है आपका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो एकदम अस्पष्ट है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं है, विकल्प ए ऑक्सीजन नहीं है। कौन कौन से गैस होते हैं ग्रीन हाउस के, देख लेते हैं। जलवाष्प होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों ये विकल्प आपका कौन सा होगा? सी होगा, कुंभा और क्रुमु। तो दोस्तों अगर देखा जाए ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा जो काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु स्वात, ये नदियां अभी अफगानिस्तान में बहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2019 मनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये 30 जुलाई को मनाया था। कब मनाया था? 30 जुलाई को, बी सही है आपका, 30 जुलाई को। यह दोस्तों अगर देखा जाए तो 2013 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2013 से ये क्रिया मतलब इसमें है और इस बार 30 जुलाई को मनाया गया। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो सती प्रथा का ये एरण से प्राप्त हुआ था, विकल्प ए सही है, एरण से। एरण यह अभिलेख 510 ईस्वी का है दोस्तों। इसमें एक राजा गोपाल राज, राजा थे, उनके सेनापति थे गोपाल राज। दोस्तों ये 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपाल राज नामक सेनापति की स्त्री का सती होने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि गोपाल राज नामक सेनापति की पत्नी का सती होने का उल्लेख है इसमें, एरण अभिलेख में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, तो दोस्तों ये भी अच्छा है, प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है, गलती मत करिएगा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। दोस्तों सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में, विकल्प ए सही है। अगर देखा जाए यह दोस्तों प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। उस समय अगर देखा जाए तो लॉर्ड एलन बरो जो है गवर्नर थे, तो उसी समय हुआ था और इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, 33 तो 93 में दोस्तों, ये आपका ए सही है। 1893 में शिकागो में भाग लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति को पहली बार किसी ने व्याख्यात किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। दोस्तों अगर देखा जाए ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और अध्यक्षता W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और महासचिव कौन था? ये स्वयं थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो इसमें भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की मां। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से 15 अधिक है।
बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो वह संख्या होगी, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अंतर देख लेते हैं, 1/2 और 1/5 का अंतर क्या है, आपका दिया है 15। तो 1/5, 2 में से 1/5 घटा देते हैं तो जो मिलेगा उसका अंतर उतना बराबर 15 हो जाएगा। तो हर बराबर कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 2 × 10, 1 × 5 ऋण 5 दूनी 10, तो 1 दूनी 2, 2 तो बराबर हो जाएगा 3/10। तो 3/10 बराबर क्या हो जा रहा है, 15। तो 3/10 बराबर 15 जब हो जा रहा है तो निश्चित है, अगर देखा जाए 3/10 बराबर 15, तो निश्चित है एक बराबर क्या हो जाएगा, तो पलट देंगे 10/3 गुणे 15, तो कट जाएगा 3 × 5 15, तो 10 × 5 50। तो निश्चित है विकल्प आपका डी सही होगा। कौन सा सही होगा, विकल्प डी 50। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंभे का पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में ही 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 1 मिनट में चढ़ता है 4 मीटर, दूसरे 1 मिनट में एक उतर जाता है 1 मीटर, तो दोनों जोड़ लेंगे समय को और इसमें माइनस कर देंगे जो उतर रहा है, तो बराबर 3 मिल गया। कितने देर में, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में मिला 3। अब जो टोटल ऊंचाई है 79, उसमें से 4 कर लेंगे, क्योंकि अंतिम बार जो चढ़ेगा उसको फिर सरकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मिल गया हमको 75। अब देखते हैं 75, 75 हमको मिला। अब 75 और बटे 3 कर देंगे, 3 25 आ गया। और 3 मीटर चढ़ता था वो 2 मिनट में, तो इसमें निश्चित है तो 2 का गुणा कर देंगे, गुणे 2, तो बराबर आ जाएगा 50 मिनट। अभी अंतिम वाला जो 4 मीटर बचा है उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 मीटर वो चढ़ेगा फिर सरकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 50 × 1 = 51, तो निश्चित है आपका उत्तर हो जाएगा 51, 51। क्या हो जाएगा, 51, 51 हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा। दोस्तों इसको ऐसे बना लेंगे, पहले ऐसे सीधे सीधे, पूरब सामने होगा, पश्चिम पीठ पीछे होगा, उत्तर बाएं होगा और दक्षिण आपके दाहिने होगा। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा, उत्तर पश्चिम की दिशा में अर्थात इधर मुंह करके खड़ा है। और कह रहा है खड़ा वह वामवर्त अर्थात बाएं से ऐसे, बाएं कितना घूमता, 180 अंश अर्थात इधर मुंह कर लेता है, कुछ नहीं करना है, पीछे मुंह जाता है। उत्तर पश्चिम था तो क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण हो गया, दक्षिण पूरब हो जाएगा, घूम जाता है। और फिर 135 अंश घूम जाता है किधर, दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब इधर, तो कहाँ जाएगा, 190 और 45, इसका मतलब पश्चिम आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा, 90 यहाँ से ये बनेगा और 45 से यह पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम आपका सही होगा। इसको दोस्तों एक तरीके से और भी हम हल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसमें 180 में से 135 घटा देंगे, क्या करेंगे, 180 में से 180 ऋण 135 बचा क्या, 45, तो कुछ भी नहीं करना है। 45 अंश हमको क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा पश्चिम आपका, तुरंत उत्तर था इधर दक्षिण था, तो कुछ नहीं, 45 अंश हो जाएगा आपका, तुरंत पश्चिम मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आपका पश्चिम सही हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 45 हो, इनका अंदर 15 हो, तब उन संख्याओं में निम्नलिखित अनुपात होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, योगांतर देखते हैं। योगांतर अनुपात के नियम में दोस्तों अंश में हर जोड़ देते हैं व अंश से हर घटा देते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों x + y बटे क्या कर देंगे, x + y माइनस x माइनस y बटे क्या होगा जाएगा, x + y ऋण x माइनस y। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें क्या हो जाएगा,
3 धन 1 बटे 3 ऋण 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 2। तो अनुपात मिल गया हमको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा। तो निश्चित है विकल्प आपका डी सही होगा। और दोस्तों इसको ऐसे भी एक और तरीके से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे देख लेते हैं। 45 धन 15 बटे 45 ऋण क्या कर देंगे 15, तो ऊपर मिल जाएगा हमको 60 और नीचे मिल जाएगा 30। तो इसको भी काट देंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 अनुपात 1 का अनुपात हमको मिल गया। तो निश्चित है विकल्प कौन सा सही हो गया डी। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 13 हो तो वह संख्या होगी। तो ये भी कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। 1/3 गुणे 1/4 दोस्तों बराबर क्या है 13। तो 4 तियां 12, तो 1/12 बराबर 13। तो 1 बराबर, तो निश्चित है क्या हो जाएगा 12/1 गुणे 13। तो 12 13 गुणा कर दीजिए, 13 दाहिने 130, 13 दूनी 26, 156। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 156, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 40 प्रश्न हम लोग हल कर लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे हम आगे और भी जो बेहतरीन लाएँ प्रश्नों का संग्रह वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।